जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास के बारे में दोस्तों। तो ग्रामीण विकास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख चुके थे और उसी के आगे चलना है हम लोगों को। तो मैं आप लोगों को बात कर रहा था बेसिकली ग्रामीण विकास में कि ग्रामीण विकास को हम लोग अगर स्ट्रक्चर वे में अर्थात ढांचागत रूप से पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में दिमाग में बसाने के लिए आसानी हो जाएगी और दिमाग में ज़्यादा समय तक के लिए बस जाएंगी चीज़ें और एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने बनता चला जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्ट को हमें देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही हमें दिमाग में रहती हैं, जबकि फैक्ट हमें कुछ सही याद होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग फैक्ट को अंदर वितरित करते चले जाएंगे या एक व्यवस्थित क्रम में रखते चले जाएंगे तो फैक्ट भी हमारा तैयार होता चलेगा दोस्तों। तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम लोग सबसे पहले प्राचीन पढ़ रहे थे, प्राचीन काल के बारे में मैंने बताया था कि प्राचीन काल में क्या गाँव की स्थिति थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल की स्थिति कि मध्यकाल में क्या स्थिति रही है ग्रामीण क्षेत्र की, और इसके बाद आधुनिक या समकालीन। ठीक है, तो समकालीन या आधुनिक काल में देखते हैं हम लोग समकालीन। ठीक, तो दोस्तों देखिएगा कि भाई प्राचीन काल और मध्यकाल और समकालीन काल, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता जा रहा था वो हम लोगों को बेसिकली देखना है। मुख्य रूप से हमें परिवर्तन को ही देखना है क्योंकि परिवर्तन हम लोग जब समझ जाते हैं तो विकास समझ जाते हैं, क्योंकि विकास जो है वो परिवर्तन का ही एक प्रकार से रूप है। और डेवलपमेंट रूप मतलब एक प्रकार से एडवांस फॉर्म जब परिवर्तन में होता है, पहले से बेहतर चीज़ें होती हैं तो विकास का नाम दे दिया जाता है दोस्तों। तो हम लोगों को यही ग्रामीण विकास में देखना है। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राचीन काल में देखो, इससे पहले थोड़ा सा ये चीज़ें एक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो हम लोग अगर बात करें तो इसको बेसिकली 4 चीज़ों में बांटा जाता है। ठीक है, किसी भी विषय को या किसी भी क्षेत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, तो 4 चीज़ों में। एक होता है राजनीतिक। क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक। तो भाई राजनीतिक में चीज़ें क्या है यह भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा है आर्थिक। क्या है दोस्तों? आर्थिक। और तीसरा हमारा होगा कौन सा? सामाजिक। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तो सामाजिक। और चौथा है सांस्कृतिक। क्या है? सांस्कृतिक। तो ये चीजें दोस्तों हम लोगों को देखना है कि इसमें कैसे क्या चीजें फ्रेम में बसी हुई हैं। तो देखो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीजें हैं ये कैसे परिवर्तन होता है। तो आप लोग दोस्तों देखते होंगे कि हमारे समाज में जो चीजें देखते हैं वही उसी के आधार पर हम लोगों को देखना है इसको, ताकि एक हमारे सामने स्ट्रक्चर बन सके। तो देखते हैं कि राजनीतिक अर्थात राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। ये मुख्य रूप से जो ढांचा है किसका है? परिवर्तन का है। मैं अभी बताया आप लोगों को कि हम लोगों को परिवर्तन देखना है। क्या देखना है दोस्तों? परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन ही है। तो ये परिवर्तन जो है राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन हो दोस्तों, तो कह सकते हैं हम लोग कि राजनीतिक परिवर्तन जो है बहुत तेजी से होता है इनकी अपेक्षा, अर्थात आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक की अपेक्षा। अब बात करें जब आर्थिक परिवर्तन, तो आर्थिक परिवर्तन इन दोनों की अपेक्षा तेजी से होता है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन की अपेक्षा स्लो होता है, धीमा होता है थोड़ा सा। और सामाजिक इन दोनों की अपेक्षा स्लो होता है जबकि इसकी अपेक्षा तेज होता है। और सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत स्लो, अर्थात सबसे जल्दी जो बदलाव आता है किसी चीज में तो वो राजनीतिक बदलाव आता है। कौन सा आता है? राजनीतिक। उसके बाद आर्थिक बदलाव आएंगे, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक। लेकिन दूसरे रूप में हम लोग देखें तो ये तो मैंने परिवर्तन देख लिया, लेकिन इनका अगर कोरिलेशन देखें तो चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी भी हैं। ये मत सोच लेना आप लोग कि भाई हम लोगों ने अलग अलग करके बांट रहे हैं तो अलग अलग है चीजें। नहीं, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे पर इम्पैक्ट पहुंचाती हैं। इसलिए मैंने गोले में उस हिसाब से रखा है, एक स्ट्रक्चर बनाया है ताकि एक दूसरे से सब जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि भाई देखो, राजनीतिक अगर बदलाव कुछ किए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भले ही बहुत देर से पहुंचे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट सांस्कृतिक पहुंचता जरूर है। ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक अगर बदलाव करेंगे तो हमें आर्थिक बदलाव में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सामाजिक में भी और सांस्कृतिक में भी। ऐसे ही आर्थिक का करेंगे तो इन तीनों चीजों में बदलाव। तो किसी भी चीज में अगर बदलाव होगा तो इम्पैक्ट तो सभी चीजों में पड़ेगा, लेकिन अलग अलग क्रम में इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। लेकिन हम लोग यदि केवल एक चीज में अगर जैसे सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और सबसे कम इम्पैक्ट या सबसे तेजी से इम्पैक्ट किस में पड़ता है, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर देखना है दोस्तों।
तो हम लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इम्पैक्ट देखते हैं, जो ही या इनका बदलाव देखते हैं दोस्तों। तो यही हम लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में भी यही सारी चीजें हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को फॉलो करना होगा दोस्तों। तो ये मैं बदलाव आप लोग समझ गए कि किस हिसाब से हम लोगों को करना है। तो वही अब हम लोग बदलाव की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव जो प्रारंभ में था वो कृषि से कैसे जुड़ा हुआ था, तो उसने सबसे पहले कृषि करना शुरू किया और एक बस्ती बनाई, जिसको स्थायी बस्ती कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी बस्ती। तो स्थायी बस्ती जो है ये गांव का रूप है। कौन सा रूप है? ये गांव, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के एक स्थायी एक जगह स्थान में निवास करने लगे लोग। तो वही कृषि से जुड़े। क्यों? क्योंकि अनाज उत्पादन कर रहे थे, तो अनाज को, कृषि को, खेती को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, एक ही जगह रुकना पड़ेगा, इसलिए स्थायी बस्तियां बसानी पड़ गई। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जितनी पुरानी कृषि है उतने ही पुराने गांव हैं, या जितने पुराने गांव है उतनी ही पुरानी कृषि है। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, इसमें कैसे क्या है। तो मैंने आप लोगों को सामने एक चीज और बता दी थी, और वो है कि अधिशेष। अधिशेष ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी उसमें ये जरूर याद रखना, क्योंकि इसी का खेल है। मुख्य रूप से जो परिवर्तन या हर चीज का कारण बनता है वो अधिशेष ही बनता है। अधिशेष का मतलब मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया था कि अधिशेष जो है ये अतिरिक्त संसाधन है। क्या कहलाते हैं? अतिरिक्त संसाधन। जो भी हमें प्राकृतिक रूप से संसाधन प्राप्त होते हैं या फिर हम उनको निर्मित करते हैं या उसका संवर्धन करते हैं, तो उन संसाधनों का जो अतिरिक्त रूप होता है, अर्थात हमारे उपभोग के बाद, वही क्या कहलाते हैं? अधिशेष के रूप में रखे जाते हैं। और जिसका इस पर नियंत्रण होगा वही मुखिया तंत्र बनेगा, अर्थात वही मुखिया ही नियंत्रणकर्ता कहलाएगा इस अधिशेष का दोस्तों। और जो अधिशेष, ये परिवर्तन जैसे जैसे अधिशेष रूप भी बदलेगा। क्यों? स्टार्ट में अधिशेष का फॉर्म क्या होता है? तो अधिशेष जो है वो अनाज के रूप में है दोस्तों। कैसे है? जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, पहले मानव कैसा था? शिकारी था, और साथ में संग्रहकर्ता भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? संग्रहकर्ता और शिकारी। और बाद में ये कैसा बनता है? उत्पादक बन जाता है, क्योंकि ये प्रकृति को अपने हिसाब से उपयोग में करने लगता है, या कह सकते हैं कि प्रकृति के जो अनाज है उनको अपने हिसाब से हमें किस अनाज की उपयोगिता है उस अनाज का उत्पादन वो करने लगता है। तो ये उत्पादक हो जाता है मनुष्य। तो इसके आधार पे हम लोग चीजें देखते हैं, या इसके आधार पे चीजें बदलाव आएगा। अब देखते हैं भाई इसमें कैसे। मैंने आप लोगों को अपने सामने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे है, पहला है कि राजनीतिक परिवर्तन देखना हम लोगों को। कौन सा है? तो राजनीतिक जो परिवर्तन है इसमें देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं कि ये अधिशेष जो है इसको नियंत्रण करने वाला क्या कहलाता है? शासक। अधिशेष जो है इसको नियंत्रण, जो जिसके पास इसका नियंत्रण होगा वो शासक कहलाएगा। प्रारंभ में दोस्तों हुआ क्या कि ये मनुष्य जो है शिकारी है जैसे, और या संग्रह करता है। तो जैसे शिकार करते हैं, तो किसी भी शिकार करते समय कोई एक व्यक्ति लीडर बन जाता था। अगर बात शासक की ही की जाए तो शासक के आधार पर देखते हैं कि शासक तंत्र कैसे आया या लीडर तंत्र कैसा आया, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कोई शिकारी कर रहा है व्यक्ति, तो उसमें से जो मजबूत व्यक्ति होता था, ताकतवर व्यक्ति, या थोड़ा बहुत अन्य से थोड़ा ज्यादा दिमाग रखता था कह सकते हैं, तो वो व्यक्ति आगे रहता था और उसी को फॉलो करते थे सभी लोग ज्यादातर। तो वो उस समय के लिए लीडर कहलाता था, शासक कहलाएगा उस काम के लिए, अर्थात शिकार के लिए। उसके बाद शिकार हो जाता था, शिकार के बाद सभी में बंटवारा कर दिया जाता था, तो वो लीडर अब नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हो जाता था। दूसरा कार्य है तो उसके लिए आवश्यकता दूसरा व्यक्ति लीडर बन जाता है। तो ये लीडर तंत्र इस प्रकार से धीरे धीरे फिर डेवलप होता है और फिर अधिशेष पर नियंत्रण करने लगता है, जो वो शासक बन जाता है या नियंत्रण करता बन जाता है दोस्तों। तो ये अधिशेष जो है इस पर नियंत्रण किया किसने? नियंत्रणकर्ता ने। अब ऐसे ही आगे परिवर्तन देखना है, लेकिन इसमें सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। भाई सामाजिक में भी तो परिवर्तन हो रहा है साथ में। तो समाज में क्या है कि महिलाओं की भूमिका, अर्थात अभी तक जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज है। कैसा? मात्र सत्तात्मक, अर्थात कह सकते हैं हम लोग ज्यादातर जो प्रधान यहाँ पे है वो माता अर्थात महिला है। क्या है दोस्तों? महिला प्रधान होती हैं इसमें। समाज कैसा है? मात्र सत्तात्मक।
अभी प्रारंभ की बात बता रहा हूँ, इसमें धीमे से प्रारंभ में ही परिवर्तन आएगा, लेकिन स्टार्ट के प्रारंभिक अवस्था देखते हैं हम लोग तो उसमें महिला प्रधान है। महिला प्रधान इसलिए है क्योंकि शिकार है और साथ में हमारे सामने संग्रह है। क्या है? संग्रह, अर्थात किस चीज का संग्रह? तो अनाज का संग्रह हो गया, फलों का संग्रह, तो इन चीजों का संग्रह भी करना है। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई शिकार है और संग्रह ये दोनों चीजें हमारे उपयोग के लिए है, अर्थात संसाधन है। लेकिन इस संसाधन का उपयोग कितने समय के लिए चलेगा या उस संसाधन को वैलिडिटी कितनी ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है इसके नष्ट होने पर। तो आप लोग सोच के बता सकते हैं कि शिकार जो कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं, तो शिकार की अपेक्षा संग्रह जो किया गया है पदार्थ अर्थात अनाज वगैरह, वो ज़्यादा समय तक चलता है दोस्तों। और संग्रहकर्ता में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती थी वो किसकी होती थी? महिलाओं की होती है दोस्तों। और शिकार में किसकी ज्यादातर भूमिका होती थी? तो ये पुरुष वर्ग की होती थी। किसकी दोस्तों? तो पुरुष वर्ग की। तो भाई पुरुष वर्ग जब शिकार करेगा तो ये शिकारी कहलाएगा और संग्रहकर्ता कौन कहलाएगी? महिला। हालांकि दोनों थोड़ी बहुत कर देते एक साथ में, मतलब महिला थोड़ी बहुत भूमिका शिकार में भी निभाती थी, लेकिन मुख्य रूप से हमें देखना है तो इसलिए महिला संग्रह जो है, जो संग्रह किया गया है ये अधिक समय तक चलेगा, इसलिए महिलाओं की भूमिका यहाँ पर ज्यादा हो जाती है दोस्तों। जब किसी भी अधिशेष या संसाधन में महिलाओं की भूमिका ज्यादा होगी तो वो समाज वैसे ही तय करने लगता है, अर्थात उसकी भूमिका ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो समाज है वो कैसा है? मात्र सत्तात्मक। लेकिन धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि ये अनाज जो है ये अधिशेष का रूप लेगा जब ज्यादा तेजी से अनाज उत्पादन करने लगेंगे। अब समझिएगा दोस्तों, जब अधिशेष जो हो जाएगा अर्थात अतिरिक्त अनाज होने लगेगा तो यही अतिरिक्त अनाज ही अधिशेष का रूप ले रहा है दोस्तों। जब अतिरिक्त वो अधिशेष है तो धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की भूमिका क्या होने लगती है? रिड्यूस होने लगती है, महिलाओं की भूमिका कम होने लगती है, क्योंकि महिलाओं की अपेक्षा ताकतवर तो पुरुष है। तो इस वजह से अधिशेष पे ज्यादातर नियंत्रण करने का प्रयास कौन कर लेता है दोस्तों? वो पुरुष वर्ग करने लगता है। तो जब पुरुष वर्ग करने लगेगा तो ये धीरे धीरे समाज के स्वरूप में हो जाएगा पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक समाज। अर्थात कह सकते हैं कि अब यहाँ पे पुरुष प्रधान है। कौन है प्रधान? पुरुष। तो भाई पुरुष प्रधान होगा तो मात्र सत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज की तरफ बदलाव आएगा। वो किस वजह से? क्योंकि अधिशेष पर इनका नियंत्रण है, यहाँ पे संग्रहकर्ता में इसकी मेन भूमिका होती थी, इसलिए इनकी भूमिका ज्यादा मानी जाती थी। अब धीरे से हम लोग इसी में जुड़ा हुआ है अगला बदलाव है, वो हम लोग देखते हैं किस रूप में? वो है सांस्कृतिक बदलाव। कौन सा है दोस्तों? सांस्कृतिक बदलाव। इसी रूप में देखते हैं। अभी हम लोग आर्थिक बदलाव इसलिए नहीं देखे इसमें क्योंकि आर्थिक बदलाव की जैसी अभी कोई स्थिति है नहीं, या कह सकते हैं कि आर्थिक बदलाव ही जुड़ा हुआ है किससे? अधिशेष से। तो यहाँ पे अगर देखना भी है तो अधिशेष से जुड़ा हुआ है आर्थिक बदलाव, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था का ज्यादा विशेष रोल नहीं है, इसलिए राजनीतिक का भी विशेष रोल नहीं कह सकते हम लोग कि बहुत कम रोल है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक हम लोग जो स्पष्ट लक्षण नजर आते हैं उसके आधार पर देख सकते हैं हम लोग। तो अब सांस्कृतिक बदलाव देखते हैं कैसे हुआ। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मात्र जो वो महिला है, ये महिला क्या करेगी? धीरे धीरे अतिरिक्त संग्रहकर्ता जब बनती जाएगी, मतलब अनाज का उत्पादन करने शुरू कर देगी। तो जब अनाज का उत्पादन दोस्तों महिला उत्पादन करना शुरू कर देती है या संग्रहकर्ता अधिक हो जाएगा, संग्रह अलग ज्यादा करने लगेगी, तो धीरे धीरे ये इनके साथ बुजुर्ग और बच्चे रहते थे। स्टार्ट में क्या रहते थे? प्रारंभ में तो बुजुर्ग होंगे और बच्चे होंगे। तो बुजुर्ग और बच्चे ये साथ में, पहले इसके साथ में ही चला करते थे महिलाओं के, अर्थात कह सकते हम लोग कि महिलाओं के साथ कौन कौन चलेंगे? बुजुर्ग और बच्चे साथ में, क्योंकि शिकार में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शिकार में जानवर का उल्टा हमला करने का डर रहता है। तो ये महिलाओं के साथ में ज़्यादातर रहते थे बुजुर्ग और बच्चे। लेकिन जब अतिरिक्त अनाज उत्पादन करना अतिरिक्त संग्रह हो जाएगा, धीरे धीरे संग्रह में मतलब अधिकता आ जाएगी और शिकार भी है साथ में, दोनों साथ में चीजें चल रही हैं। तो जब अतिरिक्त संग्रह होने लगता है धीरे धीरे, तो ये बुजुर्ग और बच्चे, अर्थात कह सकते हैं कि बुजुर्ग जो हैं एक जगह रुकना प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात बुजुर्गों को एक स्थायी एक जगह रोकना शुरू कर देते हैं ये।
ठीक है। जैसे आसपास के एरिया में है तो ये संग्रह करके वहाँ आ जाते थे, ये वहाँ पे बुजुर्ग रुके रहते थे और वहाँ पे इनके साथ में क्या क्यों कर दिया जाता था, बच्चों को कर दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं आप लोग कि ये बुजुर्ग जो है पहले साथ में है तो उसी में उनका दिमाग लगा हुआ है या उसी में कार्यरत है वो, लेकिन जब कुछ समय बाद क्या होगा, जब इनको अवकाश मिलेगा अर्थात ये रुकने लगेंगे तो इनको क्या मिल जाएगा, अवकाश मिल जाएगा दोस्तों, अर्थात रुकने लगे, एक टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। जब सोचने के लिए टाइम मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जब आप कहीं फुर्सत में बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं तो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो वही हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बुजुर्गों ने प्रकृति को देखा और प्रकृति में चीज़ें देख रहे थे कि प्रकृति कैसे क्या बनी है, अर्थात जिज्ञासा आई उनको। तो जिज्ञासा के आधार पर एक सौंदर्य बोध होता है इनको। क्या होता है दोस्तों, सौंदर्य बोध। और सौंदर्य बोध से तात्पर्य क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सौंदर्य बोध का मतलब प्रकृति की सुंदरता का ज्ञान होता है उन्हें कि प्रकृति कितनी सुंदर है। एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि उनके माइंड में कुछ धीरे से विकास होता है और माइंड में धीरे से प्रकृति की तरफ देखते हैं, उसकी सौंदर्यता को देखने का प्रयास करते हैं और वही सौंदर्यता जो है वही अब दीवारों पर या पेड़ पौधों पर कहीं उकेरने का प्रयास करते हैं। तो उसी दीवारों पर जैसे कोई चित्र है, मान लीजिए कोई चित्र बना दिया, जैसे जानवर बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, जानवर बना दिया, ठीक, जैसे कोई जानवर हिरन बना दिया या कुछ भी इस टाइप से जानवर बना दिया। तो इन लोगों ने प्रकृति को देखा या जानवर को देखा और उसके चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो उनको जब अवकाश प्राप्त हुआ तभी तो सौंदर्य बोध की प्राप्ति हुई और सौंदर्य बोध की प्राप्ति होते उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिए दोस्तों। और साथ में ये देख रहे थे कि हर चीज में देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसको सुलझा नहीं पा रहे दिमाग में। ये जब सुलझा नहीं पाएंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी, ये सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या है, रहस्य हो गए इनके लिए एक प्रकार से। जब रहस्य होगा तो इस प्रकृति के ये डर के मारे डर से कह सकते हैं या कह सकते हैं हम लोग कि ये प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, तो इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। ये क्या करना शुरू कर देते हैं, पूजा, अर्थात प्रारंभ में प्रकृति की ये पूजा करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति की पूजा के अंतर्गत क्या करते हैं, ये जंगलों पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पानी समुद्र की पूजा करने लगते हैं, सूर्य चंद्रमा की पूजा करने लगते हैं। तो ये प्रकृति की पूजा प्रारंभ कर देते हैं साथ में दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इनका बदलाव धीरे धीरे आता है प्राकृतिक पूजा। और साथ में सबसे बड़ा महत्व एक चीज का और है, वो है उत्पादन का, क्योंकि इनकी जीविका जो चलने लगी वो किस रूप में चलने लगी, उत्पादन के रूप में चलने लगी। अर्थात कह सकते हैं हम लोग, मैंने बताया ना कि संग्रहकर्ता से धीरे धीरे फिर मनुष्य किसमें आएगा, उत्पादन करता। जब उत्पादन करता मनुष्य बनेगा तो उत्पादन जो इसमें हो रहा है तो उसी उत्पादक शक्ति की पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। तो उत्पादक शक्ति भी है एक, तो उसकी उत्पादक शक्ति की पूजा, ठीक है, तो उत्पादक शक्ति की भी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, शक्ति की पूजा। और उत्पादक शक्ति में देखा होगा आप लोगों ने हड़प्पा में बहुत सारे कि महिला के गर्भ से पेड़ पौधा मतलब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या साढ़ की पूजा की जा रही है। तो ये उत्पादक क्यों, क्योंकि खेती के लिए साढ़ जरूरी होता है, तो इसलिए साढ़ की पूजा हो रही है। तो ये प्रकृति की पूजा है और उत्पादक शक्ति की पूजा है। तो इस प्रकार से ये सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, सामाजिक बदलाव आते हैं और आर्थिक बदलाव हमारे सामने प्रकट होते हैं दोस्तों। ये धीरे धीरे बदलाव आगे चलते चले जाते हैं और इन बदलावों में बहुत सारे बदलाव हम लोगों को सामने देखने हैं। अब जैसे कैसे बदलाव इनमें आएगा तो ये प्राचीन काल का ही बदलाव है, आगे जो डेवलप करता चला जा रहा है। एक चीज और आप लोग समझिएगा, जैसे एक होता है नगरीय क्षेत्र, कौन सा होता है, नगरीय क्षेत्र, और दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो भाई ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंट का कारण बनता है वो होता है अर्थव्यवस्था, अर्थात आर्थिक कारण इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। क्यों, क्योंकि जिसके पास अधिक संसाधन होंगे वो कहाँ पे होगा, नगरीय क्षेत्र में होगा। जिसके पास संसाधन का मतलब अर्थ अर्थात जिसपे जो अधिशेष है उसकी बात कर रहा हूँ, केवल वैसे प्राकृतिक संसाधन नहीं। तो जिसके पास अधिशेष होगा वो ज़्यादातर कहाँ व्यक्ति रहेगा, वो नगरीय क्षेत्र में रहेगा। नगरीय क्षेत्र का मतलब तो वही हुआ ना कि ये सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। उस प्रकृति में अपने अकॉर्डिंग जब बदलाव कर लेता है तो वो किस में चला जाता है, नगरीय क्षेत्र में, और उसमें अधिशेष का नियंत्रण होता है। इस नियंत्रण ज़्यादातर इस वर्ग में, नगरीय क्षेत्र में किसका होगा, आर्थिक या अधिशेष पर नियंत्रण होता है।
तो ये देखो ग्रामीण क्षेत्र में प्रकृति है अर्थात इसमें निकटता प्रकृति से है, और ये धीरे धीरे अधिशेष उत्पादन, और अधिशेष कहाँ पहुँचने लगेगा, नगरीय में। तो जहाँ पर नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नियंत्रण अधिशेष का हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, जैसे डिपेंड वो मतलब इतिहास में हम लोग पढ़े होंगे, हड़प्पा काल आता है। तो हड़प्पा काल बोला जाता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये कैसे है, नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है इसको, प्रथम नगरीय सभ्यता। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है अधिशेष पर है, अर्थात अधिशेष पर नियंत्रण हो रहा है, लेकिन यहाँ के क्षेत्र जो है किस पर निर्भर है, कृषि पर। भाई कृषि ही तो कर रहा है, और कृषि जो अतिरिक्त उत्पादन है वो अधिशेष हो रहा है, तो अधिशेष पर नियंत्रण भी है तो नगरीय क्षेत्र हो जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान वो मतलब किस पर जोर दिया जाता है, तो पशुपालन पर दिया जाता है दोस्तों। किस पर दिया जाता है, पशुपालन पर। भाई अब आगे चल के फिर चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, वो आगे चीजें बताऊंगा मैं कैसे। तो पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र का संकेतक है, और नगरीय क्षेत्र कृषि, और साथ में आगे चल के फिर इसका व्यापार होने लगेगा, मतलब अधिशेष है तो उसका व्यापार के माध्यम से यहाँ वहाँ किया जाएगा, तो व्यापार होने लगेगा। तो व्यापार और कृषि, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता था, कृषि। क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर थी ये सभ्यता, तो कृषि पर। व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाता था तो नगरीय सभ्यता हो गई। ये पशुपालन पर बढ़ावा देते थे, जो हम लोगों का आगे चलेंगे वैदिक काल देखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल में पशुपालन पर जोर दिया जाता है, वहाँ पे पशु ही सबसे बड़ा धन है, यहाँ पे कृषि का जो अधिशेष है वो सबसे बड़ा धन है दोस्तों, और व्यापार के माध्यम से ये चीजें चलती हैं। तो हम लोग अर्थव्यवस्था अर्थात अधिशेष, मैंने बताया था कि अधिशेष ही सबसे बड़ा परिवर्तन का कारण है। तो नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर समझ में आ रहा है दोस्तों, वो किस पर डिपेंड है, आर्थिक कारण पर डिपेंड है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, चीजें क्या है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीजें जो है धीरे धीरे बदलाव आता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब इतना एक एक काल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतिहास थोड़े ना पढ़ रहे हैं। तो मध्यकाल अब देखते हैं कि मध्यकाल में बड़ा बदलाव क्या आता है। तो थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल में ही बदलाव प्रारंभ, क्योंकि कोई भी देखो कोई सीमा रेखा थोड़ी ना खींच दी है कि लाइन खींच दी भैया कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेज आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कुछ इसके लक्षण होंगे, कुछ इसके लक्षण होंगे, तो ये इकोटोन जोन जैसे बना लेते हैं, एक प्रकार की संक्रमण अवस्था बन जाती है। यहाँ पे कुछ बदलाव इसके होंगे, मतलब पुरानी चीजें चल रही होंगी, कुछ बदलाव नजर आने लगेंगे, तो पूर्व मध्यकाल की स्थिति कहलाती है। और यहाँ पे राजनीतिक स्थिति क्या होती है, तो राजनीतिक स्थिति को हम लोग देखेंगे और साथ में मध्यकाल की ही चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो राजनीतिक में क्या होता है, तो ये व्यवस्था जो होती है वो सामंती व्यवस्था कहलाती है। कौन सी है, सामंती, ठीक है। तो सामंती काल है या सामंती व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। और सामंती व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या है कि यहाँ पर राजा जो है कमजोर है। राजा ऊपर तो बैठा है लेकिन राजा कैसा है, कमजोर राजा है, मतलब शासक पक्ष जो है कमजोर है, लेकिन बिचौलिए पक्ष, ये बिचौलिए है एक प्रकार के हमारे सामने, क्या है, बिचौलिए पक्ष, या कह सकते हैं राजाओं के नीचे जो होते हैं। कैसे नीचे, तो ये शक्ति के आधार पर नीचे नहीं है, ये राजा है टॉप में है जो नियंत्रण करता है एक प्रकार से, लेकिन इनके पास जब अधिशेष ज्यादा होने लगेगा, ये संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण कर ले जाएंगे, तो राजा कमजोर हो जाएगा आर्थिक वजह से, और सामंत व्यवस्था अर्थात सामंत जो होंगे वो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। तो बिचौलिए है एक प्रकार के ये सामंती, तो बिचौलिए पक्ष जो होता है मजबूत हो जाता है और राजा कमजोर हो जाता है, और नीचे प्रजा है ही अर्थात जनता है नीचे। तो जनता जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए सीधे अर्थात गांव है, गांव की जनता है, और गांव की जनता सीधे कैसे संबंध रखेगी, सामंतों से, और सामंत से कैसे संबंध रखेंगे, राजा से। तो सामंत अर्थात जो बीच की अवस्था है, हम लोग कह सकते हैं कि राजा हो गया, सामंत हो गए। सामंत की कई कैटेगरी हैं, मैं अभी आगे चीजें बताऊंगा इतिहास में कभी, ठीक है। इसके बाद प्रजा या ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। तो भाई ये सामंत थी, देखिए राजा सबसे ऊपर, फिर इसके बाद सामंत, फिर प्रजा। प्रजा की जैसे प्रजा सीधे किससे रिलेटेड है, सामंत से, और सामंत किससे कनेक्ट है, सीधे प्रजा से, राजा से। तो एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा आर्थिक संसाधन किसके पास नियंत्रण में रहते हैं, सामंतों के नियंत्रण में दोस्तों रहते हैं। तो भाई सामंतों के जब नियंत्रण में होंगे तो यहाँ पे ये मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, अधिशेष इनके हाथ में ज्यादातर हो जाता है, क्योंकि ये इनसे वसूलती है प्रजा से, और उनको हिस्सा पूरा काफी हद तक चला जाता है, और थोड़ा बहुत हिस्सा राजा को दे देते हैं, तो इस प्रकार से उनका नियंत्रण पक्ष आ जाता है। तो ये स्थिति कैसी है, सामंतवादी स्थिति है, और सामंतवादी स्थिति में हम लोग चीजें देख रहे हैं।
तो अब देख रहे हैं कि आप लोग सामंत काल में, और साथ में एक चीज़ और आती है भूमि दान। क्या होना शुरू हो जाता है? भूमि दान। आप लोग सातवाहन काल में पढ़ा होगा, तो भूमि दान प्रारंभ होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो जंगल क्षेत्र थे, क्या थे? जंगल क्षेत्र थे, अर्थात जहाँ पे पेड़ पौधे मतलब ज़्यादातर लगे हैं, तो जंगल क्षेत्रों में क्या है कि यहाँ जैसे एक खेत है, ठीक है दोस्तों, तो ये खेत है, जो ये खेत धीरे धीरे इनको भी काट लिया जाए तो ये भी खेत बन जाएगा, इनको और काटता चला जाएगा तो ऐसे खेत बढ़ते चले जाएंगे। तो ज़्यादातर राजा क्या करता था, जब भूमि दान तो देता था, लेकिन दान ऐसा नहीं कि उपजाऊ भूमि या अच्छी भूमि दान में देता था, तो वो क्या करता था, जंगल वाले क्षेत्र जैसे यूँ भूमि किसी को दान में दे दिया, और दान में देने के लिए ये लिख दिया जाता था, उनको भूमि पत्र कहते थे। क्या कहते? जैसे ताम्रपत्र वगैरह, सॉरी, ठीक है, ताम्रपत्र, तो इसमें लिख दिया जाता था, या भोजपत्र मतलब भोज के पत्तों में लिख दिया तो उनको भोजपत्र भी कहा जाता था। तो तांबे के उसमें लिख दिया तो ताम्रपत्र कहलाता था। तो इसमें ये लिख दिया जाता था कि ये दान इस ब्राह्मण को या इस व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो इस जमीन को, अर्थात इस जमीन वाली जो भूमि को दान में दिया गया, और इसका क्या करेगा, ये साथ में इस जंगल वाले क्षेत्र को ये मतलब यहाँ के लोगों से मिलके ये उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको खेती योग्य बनाने का प्रयास करेगा। कौन? ब्राह्मण, जिसको दान में दी गई है जमीन। तो भाई वहाँ के लोग जो होंगे उनको थोड़ा सा उनसे झगड़ा भी तो हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन ये वही है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ग जो होता था, अर्थात या जो भी जिसको दान में दिया गया है, तो वो वर्ग क्या करेगा, इनको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, अपने हिसाब से उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो इनके संघर्ष तो नहीं हो, संघर्ष के साथ साथ उनको अपने उसमें कह सकते हैं वो कर लेते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं अपने नियंत्रण में, वो भी बुद्धि या बौद्धिक क्षमता के बल से या कई कारणों से कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से इनको नियंत्रण कर रहे हैं दोस्तों। तो अब देखिए, ये नियंत्रण तो कर ले जाता, अपनी बात तो बता ले जाते हैं, अपने हिसाब से उपयोग तो इनको करने लगते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। क्या करते हैं? पूजा पाठ, अर्थात किसी देवता की उपासना करते हैं। इनके उपासना का तरीका अलग होगा, हर चीज़ होगा कि नहीं, उपासना का तरीका इनकी अपेक्षा भिन्न होगा। तो ये उनके देवता भी होंगे। देवता भी कैसे होंगे? जंगल वाले देवता होंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं वहाँ के जंगली देवता, जो भी अपने वो लोग अपने मानते हैं, जैसे आदि मानव वगैरह, सॉरी आदिवासी वगैरह जो है वो भी आज भी रहते हैं और अपने हिसाब से देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस समय यहाँ भी देवता होंगे, तो ये देवता क्या करेंगे, हाँ, देवताओं को ये क्या लेके आएंगे, साथ में लेने का प्रयास करेंगे। तो ब्राह्मण वर्ग क्या करेगा, इन देवताओं को अपने में शामिल करने का प्रयास करेगा। तो एक संकल्पना आती है अवतारवाद की संकल्पना। कौन सी आएगी? अवतारवाद। अर्थात ये क्या करेंगे, इन देवताओं को अवतार बताना प्रारंभ कर देंगे एक दूसरे से, ठीक। और बाद में भक्ति काल भी आ जाता है। क्या आ जाता है? भक्ति काल। मैं साथ में बता दिया है, मैं अलग अलग करके अभी का छाड़ बता दूंगा। तो भक्ति काल कैसे आ जाता है? तो जब इनका ये देवता वगैरह है, इन देवता को भक्ति अर्थात पूजा देवता के रूप में मान लेंगे। देखिए अवतार में क्या कर रहे हैं ये, तो किसी देवता अर्थात ये जनजाति वर्ग है या कोई भी समुदाय है, उस समुदाय के देवता को अपने में शामिल कर रहा है। ये अवतारवाद में हो रहा है। और उस अवतार में उस एक उपासना का तरीका जो है वो भक्ति कहलाती है। कौन से तरीके से? उपासना का जो तरीका है वो भक्ति कहलाती है, अर्थात एक ईश्वर प्रेम, ठीक है। तो जब हम किसी एक मतलब ये कोई भी एक वस्तु है, कुछ भी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति हम एक भाव रखते हैं, एक कैसे प्रेम भाव रखने का प्रयास करते हैं और इसके प्रति समर्पित होने का प्रयास करते हैं, तो हमारी वो भक्ति इस वर्ग की या इस वस्तु के प्रति हो जाती है। तो वो देवता है, कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, तो ये करने का तरीका क्या कहलाता है? उपासना कहलाएगा। और हमारा जो भाव होगा वो भक्ति का भाव हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है भक्ति भी। तो ये चीज़ें साथ में चलती हैं दोस्तों। तो मैंने बताया आप लोगों को कि सामंती व्यवस्था है और समाज में क्या बदलाव आ रहा है। तो समाज में जो क्षेत्र है ये संकरण अवस्था था, संकर प्रजातियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। क्यों भाई? जो जनजाति क्षेत्र है, जो जनजाति अर्थात जो लोग होंगे ये भी साथ में इसी लोग इनके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। कुछ विदेशी भी आना प्रारंभ हो जाते हैं तो वो भी जुड़ेंगे। तो संकर प्रजातियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, अर्थात आना शुरू हो जाती हैं। और साथ में सांस्कृतिक में आप लोगों को देख रहे हैं, तो सांस्कृतिक में मैंने क्या बताया कि अवतारवाद और भक्तिवाद प्रारंभ हो जाता है। तो ये हम लोगों का बदलाव कैसा है, ये वो मध्यकाल में है। और इसमें थोड़ा सा समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये बदलाव और आर्थिक बदलाव में भी आ जाता है। तो आर्थिक बदलाव में हम लोग देख रहे हैं कि ये अधिशेष है और अधिशेष में धीरे से
व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या बढ़ावा दे रहे हैं? तो मध्यकाल में व्यापार को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, विदेश में भी व्यापार शुरू हो जाता है, तो इससे अरबी वगैरह अरब में ये क्षेत्र में व्यापार आगे बढ़ता है, तो इसमें आर्थिक क्षेत्र में व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग आधुनिक काल में क्या बदलाव आते हैं। तो आधुनिक काल देखते हैं। तो आधुनिक काल दोस्तों है क्या, इसमें राजनीतिक बदलाव कैसे आएंगे? तो आप लोगों को सबको पता है कि विदेशी शासन है ज़्यादातर। कौन सा है? विदेशी सत्ता है या विदेशी शासन है, और साथ में रियासत है, देशी रियासतों का शासन है, देशी रियासतों का शासन। भाई विदेशी शासन क्या करेगा? जो विदेशी जो लोग होंगे, अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग एक उपनिवेश की तरह थे। क्यों? विदेशी ताकतें क्या कर रही थी? हमें गुलाम बनाए हुए थे, और हमें हमारे संसाधनों को अपने हिसाब से वो उपयोग कर रही थी लाभ के लिए। तो विदेशी या उपनिवेश का मतलब थोड़ा सा देख लीजिए क्या है कि उपनिवेश, हमारा दिक्कत हो रही हो उपनिवेश, ठीक है। तो उपनिवेश में सीधे सीधे कहा जाता है कि जो मातृ देश है, अर्थात जिस भी देश के वो लोग हैं जो नियंत्रण किए हुए हैं, उन मातृ देश के लाभ पहुंचाने के लिए जब किसी स्थान विशेष के आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है या उसका शोषण किया जाता है मातृ देश को लाभ पहुंचाने के लिए। किसके लिए? मातृ देश को लाभ पहुंचाने के लिए जब किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग किया जाएगा, उसके संसाधनों का उपयोग किया जाएगा या उनका शोषण किया जाएगा, किसके लिए? लाभ पहुंचाने के लिए, मातृ देश के लिए, तो ये उपनिवेश कहलाते हैं। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। जैसे भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन अपने हिसाब से कर रहा था, अपने देश के लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा था, तो भारत एक क्या बन गया? उपनिवेश बन गया दोस्तों। तो देशी, और यहाँ पर राजाओं की स्थिति बहुत नगण्य थी, लेकिन बहुत कमजोर अवस्था में, क्योंकि मेन नियंत्रण करते कौन थे? विदेशी, अर्थात अंग्रेज थे दोस्तों। कौन थे? अंग्रेज थे। तो भाई अंग्रेज है तो हर जगह इम्पैक्ट पहुँचाएंगे, तो हर जगह इम्पैक्ट पहुँचाने के लिए उसमें गांव में भी इम्पैक्ट पहुंचेगा। गांव में इम्पैक्ट कैसे पहुंचता है? तो इनकी जो नीतियां होंगी, जो भी चीज़ें संसाधनों पर नियंत्रण करने के तरीके होंगे, वो सारे इनके लाभ के हिसाब से होंगे। तो ये प्रजा अर्थात ग्रामीण क्षेत्र जो है उसको भी अपने उसमें अपने हिसाब से उपयोग करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अपने हिसाब से अर्थात कृषि जो है, ठीक है, तो कृषि भी करवा रहे हैं। तो कैसे करवा रहे हैं कृषि? ये ज़्यादातर कृषि इनकी हो रही है नकदी फसलों वाली। कौन सी हो रही है? नकदी फसलों की, नकदी, ठीक है, सॉरी, नकदी फसलें, नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थात इनका ज़्यादातर व्यावसायिक, ये उत्पादन जो करवाएंगी, कौन सी फसलों का ज़्यादातर करवाएंगे? व्यावसायिक या नगदी फसलों का। जैसे चाय हो गया, तंबाकू हो गई, जूट हो गया दोस्तों, कपास है, नील है, बागानी फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ज़्यादातर फसलों का उपयोग करवाने, मतलब उत्पादन करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हें अपना लाभ देखना है। तो जब इनका उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे तो खाद्यान्न फसलें जो हैं उनकी कमी होने लगेगी, अर्थात खाद्यान्न फसलें कम उत्पादन की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो खाद्यान्न फसलें कम उत्पादन की जा रही हैं, ये ज़्यादा उत्पादित की जा रही हैं। तो इसमें बदलाव किस रूप में कैसे आ रही है, ये थोड़ा सा भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये मुख्य रूप से राजनीतिक स्थिति क्या है? विदेशी ताकतें हैं, अर्थात अंग्रेज लोगों का शासन है, देशी रियासतें हैं, इनका ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, अर्थात ये इन्हीं के आधार पर चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ये नीतियाँ अपनी इन पर थोप रहे थे और इन्हें मजबूरी था मानना, क्योंकि ये एकत्रित नहीं हो रहे थे, इनकी शक्ति एकत्रित नहीं थी और ये एक शक्ति लेके बन के आए थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में कैसे इम्पैक्ट पहुंचा रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये अपनी नीतियां जो है ग्रामीण क्षेत्र में लेके आएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में लाने के लिए ये नगदी फसलें, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन अपने हित में कराने का प्रयास करेंगे और नील की खेती वगैरह ये सब करवाते हैं। जो नील की खेती का आंदोलन बहुत बड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो नील दर्पण, ये एक पूरे उपन्यास भी इस पर लिख दिया गया है, तो उसी के इसमें देखने का प्रयास करना है हम लोगों को। तो अब यहाँ का समाज, मतलब ये चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था कैसे है भाई। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कैसी विदेशी केंद्रित है, मतलब विदेशी शक्तियों को अपने हिसाब से उसका उपयोग करना है। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये आयातक निर्यातक में कैसे अंतर है। निर्यातक
और आयातक। ठीक है, तो ये निर्यात कच्चा माल जो होगा, अर्थात कच्चा माल अपने देश से प्राप्त करेंगे और वहाँ से उत्पादित माल जो है ये कहाँ से आयात करेंगे, जो पक्का उत्पादित माल। या कह सकते हैं इसको पावर लूम। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, तो भाई निर्यातक अच्छा कच्चा माल को ये यहाँ से लेके जाएंगे, जूट कपास वगैरह यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों में दोस्तों, और वहाँ से बने बनाए कपड़े लेके आते थे, उनका आयात करते थे और यहाँ के लोगों को महंगे दामों में बेचते थे। उत्पादित माल लेके आता था, उसी को पावर लूम कहा जाता है। जो हाथ से बने होते हैं उनको हैंडलूम कहते हैं, और जो वस्तुएं मशीन से बनी होती हैं उन्हें पावर लूम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हैंडलूम जो है यहाँ का जो संसाधन है, ये सॉरी यहाँ के जो उद्योग हैं वो चौपट होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। छोटे छोटे उद्योग होंगे, ये चौपट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों वजह से? क्योंकि ये ज़्यादातर हैंडलूम है। किस पर है? हैंडलूम है। और ये कैसे है? पावर लूम। तो ये पावर लूम जो है यहाँ के समाज में ऐसा बदलाव ले धीरे धीरे अपनी नीतियों के माध्यम से लेके आते हैं। तो वहाँ अपने यहाँ का समाज जो है इनके उत्पादित माल पर आश्रित होने लगता है। आश्रित क्या कह सकते हैं, वो वैसे ही वो करने लगता है, मानने लगता है या पहनने का प्रयास करता है दोस्तों। जैसे कपड़े वगैरह है या कोई भी चीज़ें हैं तो वहाँ विदेशी उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि हाथ से बनी हुई वस्तुओं उसकी अपेक्षा मशीन से वस्तुएं ज़्यादा साफ सफाई से बनी होती हैं और अच्छी लगती है देखने में दोस्तों। तो इसलिए ये वस्तुओं का उपयोग भारत के लोग धीरे धीरे मतलब उपभोग करने लगे, और इन वस्तुओं का ज़्यादा दर तो इस पर इनको लेना पड़ेगा, तो आयातक ज़्यादा करना पड़ेगा। निर्यातक कच्चा माल के कर रहा है सस्ते दामों में, तो आखिर में फ़ायदा किसको हो रहा है? विदेश को ही हो रहा है फ़ायदा। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती थी जो अपने देश में तो होती हैं लेकिन दूसरे उनको उपयोग में नहीं है, तो वो क्या करते थे? दूसरे उपनिवेश, उनके कई उपनिवेश होते थे तो दूसरे उपनिवेशों में भेज देते थे, और दूसरे उपनिवेशों में भेज के वहाँ से जो उनके लिए काम की वस्तुएं होती थी वो लिया जाता था। तो अपने देश के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने लाभ के लिए, और भारत का शोषण एक प्रकार से हो रहा है दोस्तों। और देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अब जैसे कोई मतलब इन्होंने क्या किया? लगान वसूला। क्या वसूला? लगान वसूला। लगान वसूला मतलब टैक्स लिया एक प्रकार से। लगान क्या है? एक प्रकार का भूमि कर है दोस्तों। क्या है? भूमि कर या टैक्स है ये। ठीक, तो ये टैक्स जो है लगान अंग्रेज लोग वसूलते थे। तो अंग्रेज वसूलने के लिए ये पद्धतियाँ अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? तो कुछ पद्धतियों का उपयोग किया गया, जैसे महालवाड़ी प्रथा, रैयत। तो इसमें से कुछ पद्धतियाँ देखते हैं। जैसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन्होंने शुरू की। रैयत वाली व्यवस्था और महलवाड़ी। भाई ये कुछ नहीं है, आप लोग ये समझिए कि ये चीज़ें एक प्रकार से लगान वसूलने के तरीके हैं, और भारत में ये तरीके अपनाए गए विशेष क्षेत्र विशेष के हिसाब से, जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी उस आधार पे। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? जमींदार जो होता था वो भूमि का स्वामी बता दिया गया। जमींदार जो है वो क्या है? भूस्वामी है। ठीक है दोस्तों, तो जमींदार भूस्वामी है, कहने का मतलब जमींदार ही मालिक है और वही वसूल के लाएगा। तो वो क्या करता था? ग्रामीण क्षेत्र से जनता से वसूलता था अपने उस मनमानी ढंग से, और इनको कुछ हिस्सा दिया जाता था और कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता था। रैयतवाड़ी में क्या माना जाता था? तो रैयतवाड़ी में किसान जो है, अर्थात जो वहाँ का वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, वो मतलब प्रजा, अर्थात साथ में किसान हो गया या जनता कह सकते हैं। रैयत का मतलब क्या होता है? जनता या प्रजा। या रैयत का मतलब है प्रजा या जनता। ठीक है दोस्तों, तो जब इससे सीधे सीधे वसूलते थे तो वो किसान और जनता से वसूला जाता था। किसान और जनता, तो कुछ क्षेत्र में रैयत वाली व्यवस्था, जैसे ये वाली व्यवस्था ज़्यादातर पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, ज़्यादातर अवध वाले क्षेत्र में कुछ हिस्से में लागू थी, और ये व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू थी, मद्रास साइड ये व्यवस्था लागू, यहाँ पे किसान या जनता से ही डायरेक्ट वसूला जाता था। और महलवाड़ी में क्या होते थे? महल एक मोहल्ला कह सकते हैं उसको, मोहल्ला से याद रखिएगा महल, और इसी को ग्राम सभा या ग्राम वो कह सकते हैं, ग्राम सभा एक प्रकार की। ठीक है, तो ग्राम सभा या महल, ठीक है, महल एक मोहल्ला और ग्राम सभा या समूह कह सकते हैं, समूह। ठीक है,
तो इस समय इनसे जब वसूला जाता था, अर्थात इसका स्वामी जो भूस्वामी है वो क्या है, एक ग्राम सभा है। तो ग्राम इसमें जमींदार को भूस्वामी मानना सीधा, इसमें किसान या जनता को ही भूस्वामी मान रहे हैं, इसमें किसको मान रहे हैं, ग्राम सभा को भूस्वामी मान रहे हैं। और उसी से सीधे जब वसूलेंगे तो वो व्यवस्था क्या कहलाएगी, महल वाली व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी, महल वाली व्यवस्था प्रचलित थी, ये वाली। यहाँ पे ग्राम सभा से ही अर्थात एक समुदाय से ही मतलब पूरा मान वो करके लगान वसूला जाता था। तो ये पद्धति लगान वसूलने की पद्धतियाँ थी, तो ये यहाँ पे अंग्रेजों ने शुरू की थी और अपने हिसाब से इसका उपयोग करते थे। इनके बाद इनका विरोध भी होता था, बराबर रूप से क्या किया जाता था, आंदोलन किए जाते थे। अच्छा, अब देखिएगा इसमें अर्थव्यवस्था में कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो भाई गांव जो क्षेत्र है जैसे, तो गांव के लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से इन पर लगान वसूलना है, किसी भी, तो लगान ये अब उत्पादित कर रहे हैं फसलों को, लेकिन उत्पादन करने के साथ साथ क्या करेंगे, कई बार ये निर्भर मुख्य रूप से किस पर है, मानसून पर निर्भर है। यहाँ की खेती किस पर निर्भर होती थी, मानसून पर निर्भर होती है। तो मानसून पर जब खेती यहाँ पर निर्भर होगी तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ के लोग मानसून पर ही पूरी खेती है निर्भर। तो मानसून अच्छा होगा तो अच्छा उत्पादन होगा, नहीं होगा मानसून आएगा तो, या मानसून कमज़ोर होगा तो अच्छा उत्पादन नहीं होगा। लेकिन इनको लगान तो उतना तय ही है, लगान तो देना ही देना है। तो ये लगान कई बार नहीं दे पाते थे, तो ये साहूकारों से या महाजनों से, साहूकार वगैरह इनसे क्या करते थे, ब्याज में पैसा लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो जब ये लोग मतलब व्यक्ति है जैसे, ठीक है, तो ब्याज में पैसा ले रहा है ये व्यक्ति जैसे, तो ब्याज में साहूकारों से पैसा लेंगे और साहूकारों को समय बाद साहूकार क्या करेंगे, इनके ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो इनकी ज़मीन को नीलाम कर लेते थे, अर्थात ज़मीन को ले लेते थे, नीलाम कर लिया जाता था, छीन ली जाती थी। ठीक है, सनराइज एक नियम भी लाया गया था, मतलब कि इतने समय तक अगर सूर्यास्त, मतलब नियम था, कानून था कि मतलब इतने समय तक अगर ये आप नहीं दे पाते हैं तो ये आपकी ज़मीन को नीलाम कर लिया जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये भी जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ग्रामीणों के पक्ष में नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से जो शासन है, ब्रिटेन का शासन है या विदेशी शासन है, उसके नियंत्रण में ये लोग एक प्रकार से शोषण कर रहे हैं इनका। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ का मनुष्य, सॉरी यहाँ की प्रजा या जहाँ ग्रामीण लोग क्या करेंगे, इनके साहूकारों के ब्याज तले दबे रहेंगे, ऋणग्रस्त हो जाएंगे। दोस्तों क्या हो जाएंगे, ऋणग्रस्त। ठीक है, तो ऋणग्रस्त हो रहे हैं। तो देखो ग्रामीण क्षेत्र में ऋणग्रस्तता आ रही है, गरीब हैं ऑलरेडी, ये धीरे धीरे गरीब होंगे कि नहीं होंगे। तो जो आत्मनिर्भर, हम लोग मोटे तौर में कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर जो गांव थे, पहले कैसे गांव थे, आत्मनिर्भर थे। अब आत्मनिर्भर नहीं बचेंगे ये गांव, ठीक है, या स्वायत्त नहीं बचेंगे। ये आत्मनिर्भर गांव से एक प्रकार से निर्भर गांव बन जाएंगे, मतलब दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। और दूसरों पर कैसे निर्भर, साहूकारों पर निर्भर। ठीक है, निर्भर गांव। ठीक है, तो आत्मनिर्भर गांव से ये दूसरों पर निर्भर गांव हो जाएंगे, अर्थात यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी दोस्तों। तो भाई अर्थव्यवस्था चौपट होने लगती है तो यहाँ पे ऋणग्रस्तता आ जाती है। तो यहाँ के लोग जो है, किसान वगैरह भी आंदोलनों में भाग लेने लगते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं हिस्सेदारी करने लगते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी नीतियाँ काम कर रही हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ की जो नीतियाँ सामाजिक क्षेत्र में बनाएंगे, तो सामाजिक क्षेत्र में आप लोग समझ सकते हैं कि अंग्रेज लोग क्या करेंगे। पहले स्टार्ट में जब आते हैं अंग्रेज, मतलब उपनिवेश काल को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक उपनिवेशवाद, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है, तो प्रथम चरण में जो करते हैं, ये सामाजिक नीतियों की विशेष बदलाव नहीं लाते हैं क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं थे। लेकिन दूसरे उसमें ये अपने शासन को वैधता प्राप्त करने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए उनके हिसाब से करने का प्रयास करते हैं और उनके चीज़ों को मानने का प्रयास करते हैं और उस समाज को अपने हिसाब से ढालते हैं। ये विदेशी ताकत क्या करते हैं, समाज को अपने हिसाब से ढालेंगे, क्योंकि उन्हें समाज से लेना देना नहीं है। बेसिकली विदेशी ताकतों को या अंग्रेजों को, विदेशियों को अपने हिसाब से उपयोग इसलिए करना है क्योंकि वहाँ का जो उत्पादित माल है उसको उपयोग में ला सके, अर्थात भारत को एक बाजार बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके, बाजार। भारत एक बाजार की तरह होता था कि नहीं होता था, तो ये बाजार बनाया जा सके, इसलिए समाज को बाजार का रूप समझ के उसको अपने हिसाब से बदल रहे थे। और अपने हिसाब से बदलने के लिए जहाँ की जो उनको समझाया जाता था, उनको अपने हिसाब से बताया जाता था। तो कुरीतियाँ जो होती थी, अर्थात अंधविश्वास वगैरह, या कह सकते हैं कि पुरानी प्रथाएं वगैरह, ठीक है, उनको समाप्त करने की जरूरत थी।
ठीक है। तो देखो बाजार बनाना है किसको, भारत को। भाई बाजार बनाने के लिए जो समाज को हस्तक्षेप करेंगे, सामाजिक प्रथाओं को हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ की कुरीतियाँ प्रथाएं रूढ़ियाँ इनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ठीक भी है, क्योंकि उसको भाई पुनर्जागरण काल शुरू होता है और पुनर्जागरण काल में अपने यहाँ के लोग विद्वान ही एक प्रकार से बौद्धिक जो पक्ष होता है वो इसको और ज़्यादा वो करता है। क्यों? क्योंकि ये कुरीतियाँ हैं, यही एक प्रकार से हमें गुलामी का भी कारण था, क्योंकि यही गुलाम बनाए हुए थे, अंधविश्वास वगैरह, कुरीतियाँ वगैरह, तो ये इनको दूर करना जरूरी था। तो पुनर्जागरण काल में यहाँ के हमारे जो लोग होते हैं वो विद्वान भी प्रयास करते हैं और साथ में अंग्रेज अपने हिसाब से नीतियाँ कानून बनाते हैं। तो इनको सती प्रथा वगैरह, बाल विवाह वगैरह ये सब समाप्त करने का, नरबली प्रथा वगैरह या जो भी प्रथाएं कुरीतियां हैं इनको समाप्त, विधवा विवाह ना कर पहले किया जाता था, लेकिन फिर विधवा विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की वजह से करने लगे, तो ये धीरे धीरे प्रयास किया जाने लगा। तो इस प्रकार से सामाजिक बदलाव आता है। और सांस्कृतिक बदलाव में कैसे आएगा, तो सांस्कृतिक में मैंने बताया कि अंधविश्वास वगैरह जो टीका टिप्पणी वगैरह, तंत्रवाद वगैरह, ठीक है, तो अंधविश्वास को समाप्त करने का कोशिश की, अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया गया, ठीक है, खत्म करने का प्रयास किया गया। और साथ में उसको शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, शिक्षा देना शुरू कर दिया, तो जिस वजह से समाज में चेतना का जागृत हो, अर्थात चेतना आए और समाज क्या हो, उनके हिसाब से उपयोग हो सके। तो ये अंग्रेज ही कर रहे थे, लेकिन वही चीज़ें हमारे लिए भला का काम था, एक प्रकार से भलाई भी है और उनका अपने हिसाब से उपयोग भी है। तो कैसे क्या चीज़ें हुई, ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं दोस्तों। तो ये तो भाई आधुनिक काल में बदलाव होते हैं। तो ये पूरे ऐसे बदलाव धीरे धीरे आ जाते हैं समाज में। ये सारी चीज़ें गांव में इम्पैक्ट पहुंचा रही हैं, केवल शहरों तक सीमित तो नहीं है दोस्तों पूरी, क्योंकि गांव ग्रामीण, अपना देश कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र ही है। और फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, आज़ाद होते हैं, अर्थात स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आज़ाद भारत की चीज़ें अब देखते हैं कि कैसे क्या बदलाव आया। तो आज़ाद भारत अर्थात कह सकते हैं 1947 के बाद का भारत, ठीक है। तो 1947 के बाद हमारा संविधान होता है। तो हमारी चीज़ें कैसे किस आधार पर चलने लगते हैं, संविधान के आधार पे। तो संविधान बनाते हैं और संविधान के आधार पे हम लोग गणतंत्र होते हैं और गणतंत्र के आधार पे ये समाज बनने लगते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, कल्याणकारी राज्य। और इसी के तहत देखें डीपीएसपी में इसकी बात की गई है। डीपीएसपी का मतलब क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आर्टिकल नंबर 40 है और आर्टिकल नंबर 40 के तहत क्या किया गया है, पंचायती राज और पंचायतों का गठन करने की बात की गई, पंचायतों की बात की गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पंचायतों के गठन करने की बात की गई, तो आगे पंचायतों का गठन करेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है और 73वां और 74वां संविधान संशोधन में ये पंचायती राज की शुरुआत करते हैं। पंचायती राज शुरुआत होने के बाद ये विकेंद्रीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों। भाई आज़ाद भारत एक प्रकार से 1947 के बाद के भारत। तो संविधान है और संविधान के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। और संविधान बात किसकी कर लिया है, कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात कर रहा है। कल्याणकारी राज्य मतलब लोगों का जिससे ज़्यादातर कल्याण करना है, ऐसी नीतियाँ राज्य बनाएगा। तो उसी के तहत डीपीएसपी में ही आर्टिकल नंबर 40 है। 14 में क्या है, 40 में क्या कहता है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, अर्थात पंचायतें स्थापित की जाएंगी। और पंचायत स्थापित करने के लिए एक कानून वो संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वैधानिक रूप देने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए समितियां भी बनाई गई थी, जिन्होंने बात की थी बीआर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था, और यही विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहलाती है। त्रिस्तरीय अर्थात कह सकते हैं कि केंद्र जो है, केंद्र की शक्ति, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ है, केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति और राज्य के बाद स्थानीय शक्ति, अर्थात स्थानीय शक्ति को भी कुछ हिस्सेदारी देना, भागीदारी बनाना और उनको उन पर केंद्र का नियंत्रण कम और वहाँ के क्षेत्र के लोगों का नियंत्रण ज़्यादा हो, वो विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। विकेंद्रीकरण के स्पष्ट रूप से आप समझना बात को, ठीक है। तो ये नहीं कि आप विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र का है, केंद्र का नियंत्रण तो होगा लेकिन वहाँ के लोगों को ही शक्ति ज़्यादा होगी, वहाँ के कानून बनाने की शक्ति भी दी जाएगी। और यही ग्राम प्रधान का चुनाव वगैरह होता है कि नहीं होता है, तो यही विकेंद्रीकरण है दोस्तों। तो ये चीज़ें इसमें देखना है हम लोगों को। राजनीतिक रूप से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और सामाजिक रूप से कैसे बदलाव है, तो सामाजिक रूप से इन्हीं नीतियों के आधार पर चीज़ें चलाई जाएंगी कि नहीं चलाई जाएंगी। तो जितने भी समाज में बदलाव होंगे वो सारी इसी नीति के तहत किए जाएंगे। जैसे समाज में
जो बदलाव है, सामाजिक बदलाव है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सामाजिक बदलाव आधुनिक आज के हिसाब से कैसा है? तो भाई पितृसत्तात्मक समाज तो है ही, लेकिन साथ में समाज कैसा है? जातियों में बटा हुआ है। तो जातियों को खत्म, मतलब जाति प्रथा को सीधे सीधे वो करना है। छुआ जातियाँ हैं, श्रम बटा हुआ, श्रम में बटा हुआ, श्रम विभाजन है, छुआछूत है, इसको समाप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से, या पंचायतें वगैरह, खाप पंचायत वगैरह ऐसे है, इनको समाप्त, खाप पंचायत वगैरह है। ठीक है, तो जातियां हैं, श्रम विभाजन है, छुआछूत है, खाप पंचायत, ये सब चीज़ें जितनी भी इस टाइप की चीज़ें हैं, इनको कुरीतियां हैं, या कह सकते हैं समाज के विकास के लिए बाधित है, इनको समाप्त करने का प्रयास करना है सामाजिक क्षेत्र में। या माता जो मतलब स्त्रियों की, स्त्री का सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है? स्त्रियों का सशक्तिकरण करना है दोस्तों। तो ये सामाजिक स्थिति में है। और सांस्कृतिक स्थिति में क्या है? तो वही जितने अंधविश्वास है, आडंबर है, अर्थात प्रकृति के साथ रहते हुए अंधविश्वास एवं आडंबरों की समाप्ति। मैंने दोस्तों क्या लिख रहा हूँ? देखो, प्रकृति के साथ रहते हुए, अर्थात जो प्रकृति की पूजा करते हैं वो लोग, वो तो करते रहें, क्योंकि इसके तहत क्या हो रहा है कि एक प्रकार से प्रकृति सुरक्षित है, पर्यावरण सुरक्षित है, तो उसका वो तो सुरक्षा रखनी है, साथ में उनके जो अंधविश्वास, आडंबर वगैरह हैं, उनकी समाप्ति करने का प्रयास कर रहा है आधुनिक काल में। तो इस आधार पर ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं। तो ये बदलाव हम लोग देखते हैं। इसके बाद अब चलेंगे हम लोग वर्तमान काल से कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। धन्यवाद।